हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के अपने इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 6 का साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु का। क्वेश्चन नंबर 7 ये मेरी तरफ से है और आपकी बुक में जो है ये क्वेश्चन नंबर 15 है। राइट, मेरी तरफ से कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके पहले मैंने टोटल 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं और उन क्वेश्चन में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन करवाए हैं? उन क्वेश्चन में मैंने करवाया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11, 11, 13 और 14। राइट, ये 6 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ करवाया है। मैं आपको यही कहूंगा कि आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं विद नोट्स अच्छे से नोटबुक में एक बार सॉल्व कर ले। फायदा आपका ही होगा। फायदा ये होगा कि जब भी आप एग्जाम में या जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब आपको ईच एंड एवरी पॉइंट विथ रीजन, जब विथ रीजन आपको पता होगा, तो आपकी जो मिस्टेक्स होने के जो चांसेस हैं वो जीरो तक पहुंच जाएंगे। सडनली कम नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, धीरे 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 कहां तक पहुंच जाएगा? जीरो तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो आप अपने, मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए ये करना, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। कोई भी दिक्कत होगी तो डेफिनेटली आई एम देयर। ओके, तो चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरा स्ट्रिक्ट सजेशन है कि आप क्वेश्चन नंबर 14 जरूर सॉल्व करें, क्योंकि 14 और 15 जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 14 जो वो मैंने लास्ट ही अपलोड किया था। ठीक है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है? EFG 4-3-3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? EFG 3 लोग हैं और उनका अनुपात कितना? 4:3:3। तो जैसा मैंने कहा था, जब भी ये चीजें आती हैं तो आप फटाफट क्या किया करो, आप फटाफट पहले उसको लिख लिया करो। अब यहाँ पे नीचे देखोगे ना, तो नीचे लिखा हुआ है लाभ हानि समायोजन खाता, रोकड़ खाता, पूंजी खाता और पक्की तलपट। याद होगा तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको टोटल 4 खाते बनाने होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि समायोजन खाता सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि पुनः मूल्यांकन का दूसरा नाम क्या है? लाभ हानि समायोजन खाता। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में MCQ में पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन फंसता है कि पुनः मूल्यांकन का दूसरा नाम क्या है। ओके, दूसरा हमने ये पढ़ा था कि रोकड़ खाता बनाना ही होता है, पूंजी खाता और पक्की तलपट, यानी ये 4 खाते तो फिक्स है, जिसमें आपको एक MCQ भी मिल गया यहाँ पे। ओके, तो ये 4 खाते मैंने यहाँ पे बना दिए। देखो, पुनः मूल्यांकन, छोटा सा पूंजी खाता, फिर उसके बाद छोटा सा रोकड़ खाता और छोटा सा आर्थिक चिट्ठा, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन दिए एक पेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EFG। ओके, पुराना प्रमाण। तो पुराना प्रमाण कितना दिया हुआ है? तो पुराना प्रमाण दिया 4:3:3, यानी 4, 3, 7, 3, 10, टोटल कितना है? 10। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं काम तो आएगा ही आएगा। फिर चलते हैं ऊपर, ऊपर चलते हैं, ऊपर ज्यादा नहीं जाना है, यहाँ तक ही रहना है। हाँ, फिर आगे लिखा है ई तारीख 31/3/17 के दिन निवृत्त होता है। याद रखना है कौन निवृत्त होता है? ई मतलब शुरुआत वाला ही बंदा निवृत्त हो रहा है, यानी फर्स्ट वाला ही ई निवृत्त होता है। फिर सवाल में देखो यहाँ पे पक्की तलपट दिया है। पक्की तलपट में जो हमें नॉर्मली इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उससे ज्यादा कुछ दिया नहीं है, वही सारी चीजें दी गई है। फिर आगे लिखा गया है साझेदारी करार में हुए प्रावधानों और साझेदारों ने निश्चित किए हुए अनुसार साझेदार निवृत्त हो तब। तो निवृत्त हो गए हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा गया है कि पेढ़ी की ख्याति की कीमत 7,000 निश्चित हुई। क्या बोला है? पेढ़ी की ख्याति की कीमत 7,000 निश्चित करनी है, सॉरी हुई नहीं, निश्चित करनी है। तो ये जो पेढ़ी की ख्याति है, आपको मैंने समझाया था, पेढ़ी की ख्याति का मतलब ये हुआ, ये टोटल ख्याति है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको गणना में समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये जो पेढ़ी की ख्याति लिखा रहता है, समझ जाना ये क्या है, कुल ख्याति दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेढ़ी की ख्याति। तो पेढ़ी की ख्याति आपको कितना दिया हुआ है? पेढ़ी की ख्याति आपको दिया हुआ है 7,000 रुपए। ये जो पेढ़ी की ख्याति 7,000 रुपए दिया गया है, ये हमें इसलिए दिया होता है क्योंकि जो छोड़कर जाता है उसको हमें ख्याति देनी पड़ती है। तो छोड़ के कौन गया? तो छोड़ के गया है ई। तो ई का हिस्सा कितना होगा? तो पहले वो निकाल लेता हूं मैं, ई का हिस्सा। ठीक है, ई का हिस्सा कितना है, कैसे पता चलेगा? तो भाई 7,000 टोटल है, इसमें से ई का हिस्सा है 4। ओके, तो 7,000 गुणे 4 बटे में कितना है? 10। ओके, तो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल होगा, तो 7 चौक 2800 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 चौक 2800 रुपए। क्लियर है? ये किसका आया है? ये आया है ई का हिस्सा। ओके, तो जब ये, जैसे ये हमारा हो जाता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाकी कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ना लाभ का प्रमाण दिया है, ना नया अनुपात दिया है कि हम सॉल्व कर ले, बस इतना दिया तो मैंने इतना सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, जब ये पॉइंट मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा तो हम अपने हिसाब से सॉल्व करके कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी उसको यहाँ पे छोड़ के आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे लिखा है जमीन मकान की कीमत 7,000 है और फर्नीचर की कीमत 2,000 निश्चित हुई है। ध्यान से सुनना, जमीन की मकान की कीमत कितनी है 7,000 और फर्नीचर की कीमत कितनी निश्चित हुई 2,000। तो एक बार चलो ऊपर देख लो जमीन मकान। तो जमीन मकान अगर देखोगे तो जमीन मकान अपने पास 6 का था, यानी 1,000 का फायदा हो गया। 6 का था, 7 निश्चित किए तो क्या हुआ 1,000 का फायदा। और फर्नीचर कीमत 2,000 निश्चित हुआ है, पहले कितना था 3,000, पहले 3 था अब 2, यानी 1,000 का नुकसान। एक में 1,000 का फायदा हुआ है और एक में 1,000 का नुकसान हुआ है। जमीन मकान में फायदा, फर्नीचर में नुकसान। तो हम कहा लिखेंगे पुनः मूल्यांकन में, राइट। तो सबसे पहले हम फर्नीचर का लिख लेते हैं क्योंकि फर्नीचर का क्या हुआ है नुकसान। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा स्क्रीन मेरा, हाँ ओके। तो एक सेकेंड, थोड़ा इसको ये कलर जो है ग्रीन वाला मिटा देता हूं मैं। देखो अभी फर्नीचर कितना नुकसान हुआ था 1,000 और जमीन मकान ये फायदा कितना हुआ था ये भी 1,000 रुपए। क्लियर है, तो मैंने दोनों का फायदा और नुकसान लिख दिया है। अब आपको पता है मैंने बताया था कि दो एंट्रीज होती हैं। दो एंट्रीज कैसे मैंने बताया, तो जहां है वहीं उठा के पटक दो, मतलब रख लिख दो। तो क्या है आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा में जमीन मकान भी संपत्ति में जाता है, जमीन मकान। क्लियर है, और साथ ही साथ जो फर्नीचर है वो भी कहा जाता है संपत्ति में। तो जमीन मकान की नई कीमत हो गई है 7,000 और फर्नीचर की नई कीमत कितनी हो गई है 2,000 रुपए। क्लियर है इतना, तो हमने वो एंट्री कर दिया। बात समझ में आए? तो हमारा दो समायोजन डन, नंबर 1 आधा आधा अधूरा डन, नंबर 2 पूरा डन। उसके बाद नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, स्टॉक 10% अधिक कीमत से दर्शाए हैं। देखो मैंने बताया था जब भी ऐसा वाला पॉइंट आए तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ। बोला 10% अधिक कीमत से दर्शाए हैं, यानी कि मान लो नॉर्मली कोई सामान कितने में होता है 100 में होता है, और इन लोगों ने दर्शाया कैसे 110 के हिसाब से। 10% अधिक मतलब 110 के हिसाब से दर्शाया है। तो 110 के हिसाब से कितना है 6,600। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे गलत करते हैं और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो पहले तो मैं यहाँ पे मोस्ट आईएमपी लिख देता हूँ कि आप लोगों की आदत है जब तक कोई चीज आईएमपी ना हो तब तक उसको तुम लोग उतना ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर फलर भी कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ याद रहे। और क्लास अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका जितना सपोर्ट बना रहेगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना मुझे अच्छा लगेगा, मैं उतनी चीजें आपको भी प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है, मुझे मोटिवेशन दो, सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे मोटिवेशन दो मैं तुम्हें क्लास दूंगा। ठीक है, चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे 1,000 है, यहाँ पे 110 है। तो यहाँ पे कितना बोला है 6600 रुपए। तो 110 के हिसाब से कितना हो रहा है 6600 रुपए। कैसे पता चला, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं ताकि जो डाउट है मन में वो क्लियर हो जाए। स्टॉक 10% अधिक कीमत से दर्शाए हैं। माना कि स्टॉक कितने का होता है 100 रुपए का, लेकिन मैंने दर्शाया कैसे 110 के भाव से। कैसे पता चला, क्योंकि बोला है 10% अधिक। तो 100 की चीज को मैंने कैसे दर्शाया 110 के भाव से। 110 का मतलब हुआ 6,600, तो 100 का मतलब कितना, हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 6,600 गुणे 100 भागे 110, तो ये हो जाएगा आपका 6,000 रुपए। क्या आ जाएगा आपका 6,000 रुपए। कैसे पता चला, 1 0 1 0 कैंसिल और 11 छक्का 66, 60 रुपए पूरा कर दो तो 6,000 होगा। इसका मतलब ये हुआ इसकी जो असली कीमत है वो है 6,000 रुपए। अब देखो स्टॉक की अगर असली कीमत है 6,000 रुपए, आपने दर्शाया 6,600 से, तो उसको जब आप असली कीमत पे दर्शाओगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा। तो सीधी सी बात है, अगर असली कीमत पे दर्शाएंगे तो हमारा क्या होगा नुकसान। और नुकसान हम कहाँ लिखते हैं पुनः मूल्यांकन के उधार में। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक और नुकसान कितने का हो रहा है 600 रुपए का। क्लियर है, दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, तो स्टॉक कहाँ होता है संपत्ति में। तो चल के फटाफट स्टॉक कहाँ लिख दोगे संपत्ति में, और यहाँ पे कितने से लिखोगे 6,000 से, जो सही वाली कीमत है उससे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है, देखो ये मैंने आधा ही पढ़ा था। फिर आगे लिखा है ई को 5,000 तुरंत ही चुका देने हैं। क्या बोला है, ई को 5,000 तुरंत ही चुका देना है। तो एक काम करता हूं मैं 5,000 उसको चुका देता हूं। अब कितना पैसा चुकाना है मुझे अभी नहीं पता, बट क्लियरली ये बात तो बोल ही दिया है ना कि 5,000 अभी चुका दो। तो जब बोला है 5,000 अभी चुका दो, तो तुम क्यों चाचा चौधरी बन रहे हो, फटाफट चुका दो 5,000 रुपए। कितना रुपए 5,000 रुपए। जब हम उसको 5,000 रुपए चुकाएंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, किसको चुका रहे हैं हम लोग चुका रहे हैं साझेदार को। तो अपने पास से पैसा जा रहा है, नहीं रोकड़ खाते जमा हो रहा है, तो रोकड़ के जमा में लिख दो 5,000 रुपए। क्लियर है, हमने किसको चुकाया ई को, तो यहाँ पे लिखेंगे ई की पूंजी खाते। और यहाँ पे अगर जमा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उधार, लेकिन नाम क्या लिखेंगे रोकड़ खाते।
क्या नाम लिखेंगे, रोकड़ खाते, और ई में लिख देंगे 5,000 रुपए। बात समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया मैंने, जो मैं उस सवाल में कहा था मैंने बस उसको ही फॉलो किया। वहां पे बोला था चुका दो तो मैंने चुका दिया, बात खत्म। फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है और बाकी रकम लोन के रूप में रखनी। बाकी जो बचेगा, जो भी पैसा बचेगा, अभी मुझे पता नहीं कितना बचेगा, पर कुछ ना कुछ तो बचेगा ही ना। अगर नहीं बचता तो ये बात लिखता क्यों? तो जो भी बचेगा वो हमें कैसे रखना है, वो हमें रखना है लोन के तौर पे। तो जब हमें लोन के तौर पे रखना है, तो जब हमारा सॉल्यूशन आएगा तब वहां पे हम उसको लोन के तौर पे रख देंगे। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा बचा रह गया। अभी आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में लिखा है एफ और जी, ध्यान से सुनना। एफ और जी द्वारा ई को चुकाने के लिए, मतलब ये जो पैसा ई को 5,000 चुकाया गया है, वो लेके कौन आएगा, एफ और जी। फिर बोला है और 2,000 रुपए कार्यशील पूंजी के रूप में रखने के लिए। ध्यान से सुनना, पहले तो उसको 5,000 रुपए चुका देना है, क्लियर है, साथ में 2,000 रुपए कैश में रखना भी है। तो ध्यान से सुनना, याद है पिछली क्लास में मैंने समझाया था, इसको चुका दिया 5,000 रुपए और 2,000 रुपए कैश के तौर पे रखना भी है। कैश के तौर पे रखना है मतलब शेष आगे ले गए। कितना रुपए रखना है, 2,000 रुपए। क्लियर है? 5,000 चुका भी देना है और 2,000 रुपए कैश के तौर पे रखना भी है। तो मैंने रख लिया 2,000 रुपए। फिर आगे क्या बोला है, रख दिया मैंने, रखने के लिए ये लोग समान भाग में, कैसे, समान भाग में, क्लियरली मेंशन है समान। समान का मतलब 1:1 भाग में आवश्यक रोकड़ लानी है, ऐसा निश्चित किया। यानी कि पैसा जितना भी जरूरत पड़ेगा ये लोग कैसे लेकर आएंगे, समान भाग में। तो अपने को जरूरत कितना पड़ेगा वो देखो। तो सबसे पहले अपने को जरूरत है 7,000 रुपए। यहाँ पे क्लियरली देखो, तो 5,000 देना है, ध्यान से देखना। मैं थोड़ा इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको चीजें दिखाई दे। 5,000 रुपए हमको देना भी है और 2,000 रुपए रखना भी है। तो इस तरह से हमें जरूरत कितने रुपए की है, हमें जरूरत है 7,000 रुपए की। क्लियर है? अपने पास है कितना, 0। तो एक बार आर्थिक चिट्ठे में चलते हैं, रोकड़ हमें दिया होगा कि नहीं वो देख लेते हैं। तो ऊपर आया तो यहाँ पे मैंने देखा रोकड़ के तौर पे हमें 400 रुपए दिया हुआ है। कितना रुपए दिया हुआ है, 400 रुपए। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 400 रुपए। क्या नाम लिखेंगे, शेष आगे लाए। कितना रुपए, 400 रुपए। एक सेकंड रुक जाओ, मेरा लैपटॉप का चार्जिंग डाउन हो गया है, 1 मिनट। चलो, मैंने कनेक्ट कर दिया है फिलहाल। हाँ, अभी सुनो, मेरे पास कितने पड़े हैं, 400 रुपए मेरे पास डब्बे में पड़ा, मतलब मेरे पास जो कैश के तौर पे कितना पड़ा है, 400। ध्यान से सुनना, मुझे जरूरत कितने रुपए की है, मुझे जरूरत है 7,000 रुपए की, और मेरे पास पड़ा कितना है, 400 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे घर से कितना लेकर आना है, 6,600 रुपए। मतलब टोटल मुझे से 6,600 रुपए ही एक्स्ट्रा लेकर आना है। बाकी 400 का तो मेरा इंतजाम हो गया है ना। तो अब ये 6,600 रुपए लेकर कैसे आना है, तो ये 6,600 रुपए लेकर आना है समान भाग में। ध्यान से सुना, क्लियरली मेंशन किया है कैसे लेकर आना है, समान भाग में। तो कौन लेकर आएगा, दोनों जन। नाम क्या है, एफ और जी। कैसे लेकर आएंगे, समान भाग में। तो 1:1, मतलब 3,300 रुपए ये लेकर आएगा और 3,300 रुपए ये लेकर आएगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल हमें जरूरत है 6,600 रुपए की। देखो 5,000 प्लस 2,000 टोटल कितना हो रहा है, 7,000 रुपए। और यहाँ पे भी 7,000 ही आएगा, जिसमें से 400 दिया है, तो जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, आपका डिफरेंस आएगा 6,600 रुपए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, ये जो कलर मैंने कर दिया है, ये मैंने कलर जो है वो सही चॉइस नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5,000 रुपए और यहाँ लिख देता हूँ 2,000 रुपए। ठीक है, थोड़ा हल्का दिख रहा था। अभी जो 6,600 रुपए है ये लेकर कौन आया है, ये लेकर आया एफ और जी। तो एफ और जी कितना लेकर आए हैं, 3,300 रुपए और 3,300 रुपए। क्लियर है? जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब ये रोकड़ के उधार में आया, कहाँ लिखा है मैंने, रोकड़ खाता के उधार में। अगर यहाँ रोकड़ खाता के उधार में आया है तो यहाँ कहा जाएगा पूंजी खाता के जमा में। देखो ई और एफ जी का नाम है ना, ई और सॉरी एफ और जी का नाम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई पूंजी से उठाया है हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा राइटिंग मेरी बर्दाश्त करने लायक है, आप लोग मुझे पता है बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम लिख देंगे पूंजी के जमा में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता, और कितना कितना, 3,300, 3,300। थोड़ा ज्यादा नीचे नहीं लिखना है, तो थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोकड़ खाता 3,300, 3,000, ओहो, ई के में नहीं लिखना है, एफ ओ जी में लिखना है। तो 3,300 और 3,300। तुम्हें याद होगा
जब मैंने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन समझाया था सेम टू सेम, तो उसमें याद होगा जब मैंने कार्यशील पूंजी वाला समझाया था तो मैंने सबसे लास्ट में सॉल्व किया था। पता है क्यों सबसे लास्ट में सॉल्व किया था? क्योंकि सवाल में, हालांकि मैं बीच में भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन सवाल में बोला था भाई नई पूंजी को भी ध्यान में लेना है, तो यहाँ पे पूंजी को ध्यान में लेना नहीं है, और जब पूंजी को ध्यान में लेना नहीं तो मुझे अभी तक उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। बात समझ में आया? लेकिन जब भी सवाल में पूंजी को ध्यान में लेने के लिए बोलेगा, भाई पूंजी को ये प्रमाण में रखनी है, तो याद रखना है हमेशा, जब तक पूरा सवाल सॉल्व नहीं हो जाता, मतलब समायोजन प्लस आर्थिक चिट्ठा, जब तक दोनों सॉल्व नहीं हो जाते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है इतना? उम्मीद करता हूँ कि इतनी एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट क्या है पहले वो समझो। देखो हमारा समायोजन नंबर 2 पूरी तरह से डन, 3 डन और 4 भी डन हो गया है, पर 1 वाला जो है वो ख्याति वाला पॉइंट बचा हुआ है, अभी तक मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है। देखो हमने सवाल पूरा पढ़ लिया, अब चलो पहले मैं सॉल्यूशन पे चलता हूँ, फिर मैं वहां पे समझाते भी जाऊंगा और बोलते जाऊंगा। देखो हमने पूरा सवाल पढ़ लिया, कहीं भी नए अनुपात के या लाभ के बारे में कोई जानकारी नहीं। क्या कहा मैंने? ना नए अनुपात के बारे में जानकारी है, ना लाभ के बारे में। तो मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, मैंने क्या कहा था, जब कुछ भी जानकारी ना दिया हो तो पुराना प्रमाण बराबर लाभ का प्रमाण बराबर नया प्रमाण। ये बात मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, और यही बात मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पूरा सब कुछ समझाया था तो वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था ये 3 बातें। क्या एक्सप्लेन किया था मैंने? 3 बातें। 3 बातें ये याद रखनी भाई, जब कुछ भी जानकारी ना दिया हो तो पुराना इज इक्वल टू नया इज इक्वल टू लाभ का प्रमाण। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का मान हमारा जो है वो सेम रहने वाला है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि एफ और जी का पुराना कितना है। तो एफ और जी का पुराना देखोगे तो 3:3 है। कितना है? 3:3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3:3। अच्छा 3:3 है, क्या मैं इसको 1:1 लिख सकता हूँ? जवाब दो, क्या मैं इसको 1:1 लिख सकता हूँ? तो जवाब है यस, मैं लिख सकता हूँ। क्लियर है? जवाब है यस, मैं लिख सकता हूँ 1:1 यानी समान, क्योंकि ये 3:3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 1:1। ये मेरा कौन सा है? नया अनुपात है। क्लियर? सॉरी, लाभ का प्रमाण है। क्या ये मेरा लाभ का प्रमाण है? यही मेरा नया अनुपात भी है। क्लियर है? अब हम ख्याति का बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? ख्याति का बंटवारा। छोड़ के कौन जा रहा है? तो छोड़ के जा रहा है ई, तो थोड़ा हम इसका रोजनामचा बना लेते हैं। छोड़ के कौन जा रहा है? ई। तो जब छोड़ के ई जा रहा है तो पैसे किसको मिलेंगे? ई को ही मिलेंगे ना। तो मैं यहाँ पे जगह है तो मैं साइड में कर देता हूँ। पैसे किसको मिलेंगे? ई को। तो क्या होगा? ई की पूंजी खाते जमा। क्या होगा? ई की पूंजी खाते जमा। कितने से जमा होगा? 2800 रुपए से, क्योंकि ई को कितने पैसे मिलेंगे? 2800 रुपए। ये पैसा देगा कौन? तो ये पैसा देंगे एफ और जी। तो यहाँ पे क्या होगा? एफ और जी की पूंजी खाते उधार। कितने से होगा? तो समान है, लिखा है समान, 1:1, मतलब 1400 रुपए इसके में जाएगा और 1400 रुपए इसके में जाएगा। क्लियर है? दोनों में समान अनुपात में चला गया, 1400 रुपए 1400 रुपए। फिर मैंने बताया था इसकी एंट्री कैसे करनी है, तो सेम टू सेम एफ और जी की पूंजी उधार है, तो चलते हैं एफ और जी के उधार पक्ष में। ये रहा हमारा पूंजी खाता, एफ और जी का उधार कितना रुपए? 1400 रुपए, 1400 रुपए। क्लियर है? और ई का जमा है, लेकिन कैसे जमा है? 2 बार में। एक 1400 रुपए एक बंदे ने दिया है, 1400 रुपए दूसरे बंदे ने दिया है। क्लियर है? इस वाले 1400 रुपए मतलब जो जमा वाले में है, देखो उसमें नाम किसका लिखोगे? उधार वाले का। और उधार वाले में नाम किसका लिखोगे? जमा वाले का। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इस पक्ष की, यानी उधार वाले में। तो उधार वाले में एफ और जी है, तो सामने वाले का नाम क्या था? ई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ई की पूंजी खाते। और यहाँ पे नाम किसका लिख देंगे? एफ और जी की पूंजी खाते। क्लियर है? बात समझ में आया? तो आपको ये चीजें याद रखनी है। मैं हर बार जब भी ख्याति वाला पॉइंट आया है तो मैंने हर बार कोशिश की है कि मैं आपको रोजनामचा लिखूं और बढ़िया से समझाऊं। तो आपको भी वही करना है। क्या करना है? कि जो भी चीजें आती है उसका रोजनामचा लिखो। देखो अभी रिसेंटली स्कूल में मेरे एग्जाम हुई थी, जहां मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, और मैंने नोटिस किया कि जिन जिन बच्चों ने रोजनामचा लिखा था उनका ख्याति में कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। जिन जिन बच्चों ने रोजनामचा नहीं लिखा है उनका ख्याति में गड़बड़ हुआ है। हालांकि लिखने वालों में भी कुछ का गड़बड़ हुआ है। लिखा, उसका रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्या रीजन है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो उसका आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी चीज को देख सकते हैं, चाहे जो भी चीज हो, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, या स्पोर्ट्समैन हो, या नेता हो, हर चीज की लोग प्रैक्टिस करते हैं। नेता को तो बात ही साइड में करते, सॉरी माफ करना, गलती हो गई, मना माफ करा। नेता को साइड में कर देते हैं, हम बाकी लोगों की बात करते हैं। तो जितने भी लोग होते हैं हर चीज की वो प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है? विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। ओके, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रैक्टिस करना और रोजनामचा लिखना तभी आपका पॉसिबल होगा।
चलो अभी आप समायोजन पे चलते हैं। तो हमारा सारा पॉइंट डन हो गया। तो ये जो मैंने इसको कट पिट किया है इसको भी मैं डन कर देता हूं। ये हमारा डन हो गया, समायोजन सारा कंप्लीट। अब अगला काम क्या है? अगला काम है आर्थिक चिट्ठे में से कॉपी पेस्ट करना। तो आर्थिक चिट्ठे में क्या दिया है? तो सबसे पहले दिया है पूंजी। सबसे पहले क्या दिया है? पूंजी। पूंजी कहाँ जाएगा? पूंजी खाते के जमा पक्ष में। तो फटाफट लिखते हैं EFG का 8,000, 5,000, 2,000। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। कितना है? 8,000, 5,000, 2,000। क्या लिखेंगे? 8,000, 5,000 और 2,000। क्लियर है इतना? फर्स्ट एंट्री डन। अब चलते हैं ऊपर। तो ऊपर चलेंगे तो अगला नाम है सामान्य अनामत। क्या नाम है? सामान्य अनामत। और सामान्य अनामत जो है वो क्या होगा? सब में बटेगा। ठीक है, कद्दू बटेगा तो सब में बटेगा, वही वाला बात है। पुरानी चीजें तो पुराने अनुपात में, पुराने लोगों में, यानी सबके। तो यहाँ पे लिखेंगे सामान्य अनामत। कितने रुपए हैं? 2,000 रुपए। कैसे बांटना है? पुराने अनुपात में। तो पुराना अनुपात कितना है? तो पुराना अनुपात है हमारा 4-3-3, यानी यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ 4-3-3। अभी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो 4-3-3 टोटल कितना हो रहा है? 10। तो 2,000 है, तो 2,000 भागे 10 करो, कितना आएगा? 200 रुपए। तो 4 दूनी 800 और फिर 600, सॉरी जा 600 रुपए। और इधर भी कितना आएगा? 600 रुपए। क्लियर है? तो ये हमारी एंट्री डन। अब चलते हैं अगले पे। अगला क्या है? लेनदार खाता और देनी हुंडी खाता। क्या है अगला? लेनदार खाता और देनी हुंडी। तो लेनदार और देनी हुंडी, इसको भी हमें क्या करना है? जहां है वहीं उठा के पटक दो, मतलब दायित्व पक्ष में जाके लिख दो। देनदार और सॉरी लेनदार और देनी हुंडी, 8,000 और 2,000। तो चलते हैं आर्थिक चिट्ठी में लिख देंगे लेनदार। क्या लिख देंगे? लेनदार देनी हुंडी। कितना रकम है? 8,000 और 2,000। क्लियर है? कितना है? 8,000 और 2,000। भाई ये दो मेरा जो है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है संपत्ति। संपत्ति लेना में सबसे पहले क्या दिया? ख्याति। संपत्ति लेना में सबसे पहले ख्याति दिया, तो आपको पता है क्रॉस एंट्री करनी है इस तरह से। ओके, तो ये मैंने पिछले क्लास में कई बार आपको समझाया है। तो अभी चलते हैं फटाफट, ख्याति हम बांट लेते हैं। तो ख्याति हम कहाँ बांटेंगे? पूंजी खाते के उधार पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे ख्याति, और अनुपात है 4-3-3, यानी 10 है। 1000 भागे 10 करोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो यानी ये 400 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला, अगला नाम क्या है? तो अगला नाम है जमीन मकान। तो जमीन मकान ऑलरेडी डन। तो डन हो गया है, देखो टिक है यहाँ पे। फ्री होल्ड संपत्ति, तो जैसा है वही चल के कॉपी कर देना है। ठीक है, तो इसको चल के कॉपी कर लेते हैं। फ्री होल्ड संपत्ति कहाँ है हमारा? ओ ज्यादा नीचे आ गया, सॉरी, ये रहा। फ्री होल्ड, फ्री होल्ड संपत्ति। क्लियर है? फ्री होल्ड संपत्ति। अब फ्री होल्ड संपत्ति हमारा कितने का है? तो वो है 3,000 रुपए का। तो हम वही क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख देंगे 3,000 रुपए। फिर चलते हैं ऊपर। फ्री होल्ड संपत्ति डन। अब उसके बाद फर्नीचर, ये भी ऑलरेडी डन। स्टॉक ऑलरेडी डन। बचा है देनदार। तो देनदार में हमें क्या करना है? बस हमें क्या कर देना है? कॉपी कर देना है। तो एक बार चलते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास देनदार कितने के हैं। तो देनदार है हमारे पास 7,000 रुपए के, वो हमें कॉपी कर देना है। ये रहा। हम यहाँ पे लिखेंगे देन, कितने का है? 7,000 रुपए का। एक बार चल के वापस चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। देखा है? ओके, तो ख्याति का बंटवारा मैंने कर दिया, जमीन मकान मैंने लिख दिया, फ्री होल्ड संपत्ति मैंने कॉपी कर दिया, फर्नीचर ऑलरेडी लिख दिया था, स्टॉक भी ऑलरेडी लिख दिया था, देनदार अभी लिखा, रोकड़ का ऑलरेडी हो चुका है। देखो यहाँ पे टिक है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है। और स्टॉक, ये रोकड़ का जो है वो मैंने तो खाता भी बंद कर दिया था। ये देखो लास्ट में शेष भी मैंने लिख दिया था, शेष आगे ले गए कितना? 2,000 रुपए। तो इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख के भी खत्म हो जाएगा कि रोकड़ कितना बचा है। रोकड़ बचाना है 2,000 रुपए। क्लियर है? तो वहां पे लिखे तो मेरा काम भी हो गया, यानी संपत्ति पक्ष का पूरा डन। तो यहाँ पे देखोगे तो पूरा डन, सब हो चुका है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और खाते के करके क्लोज करते हैं। सबसे पहले कौन सा खाता क्लोज करोगे? तो डेफिनेटली सबसे पहले हम कौन सा खाता क्लोज करेंगे? पुनः मूल्यांकन खाता। तो पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज करने के लिए यहाँ पे 1,000 प्लस 600, 1,600, और यहाँ पे 1,000 रुपए, यानी इधर 1,600 है तो इधर भी कितना होना चाहिए? 1,600 रुपए। तो डिफरेंस कितना आएगा? 600 रुपए का। क्लियर है? डिफरेंस कितना आएगा? 600 रुपए का। और ये क्या है? ये है हमारा हानि, क्योंकि उधार का टोटल ज्यादा होने का मतलब है कि हमारा हानि है। और ये भी जाएगा कहाँ? पूंजी खाते में। किसके किसके बीच में? ई, एफ और जी। कौन से अनुपात में? 4:3:3। चलो 4, 3, 7, 3, 10। तो 6,000 भागे कितना कर दो?
सॉरी 600 भागे कितना कर दो 10, तो ये आएगा 60 रुपए। तो 6 चौक 24 यानी 240, 6 त्रिक 18, 180 और 180। क्लियर है? देखो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें अमाउंट है ना 2000, 4000, 200, 400, 500 ऐसा ही आया है। लेकिन ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन तो आपको बता रहा हूं मैं। अगर बोर्ड में नहीं पूछा होता तो मैं ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं बताता। बहुत इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि लगभग सारी चीजें इतनी छोटी छोटी दी गई है। एक ही पॉइंट है वो कार्यशील पूंजी वाला, मैं डायरेक्टली वही बता के खत्म कर देता 2 मिनट में। बट ये बोर्ड में पूछा गया है, दैट्स व्हाई मैं इतना आप कोशिश कर रहा हूँ और आपको ये सारी चीजें नोट कर लेनी है। हाँ, और दूसरी चीज, थोड़ा सा सपोर्ट अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना, ये याद रखना आपको। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इसको डन करते हैं। ये हमने बंटवारा कर दिया है। अब फटाफट हम क्या कर देंगे, पुनः मूल्यांकन के उधार में, सॉरी पूंजी खाते के उधार में, यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते। कितना, 240, 180, 180। क्लियर है? ये हमारा हो गया। अब हमें इसका खाता बंद करना है। अब खाता जब हमें बंद करना है तो हमने पढ़ा है क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या कर देना है, टोटल। तो हम पहले बात कर लेते हैं ई की। तो ई है हमारा टोटल, उसका करते हैं। ई का है 8000, 800, 1400, 1400। ये कितना आ रहा है, 11600 रुपए। इस साइड का आ रहा है 11600 रुपए। इधर का कर लेते हैं 400, 5000 और 240। तो इधर आ रहा है 5640 रुपए। ठीक है, अब उसी तरह से बाकी का भी कर लेते हैं। तो बाकी का है 5000, यानी एफ का भी 600, 3300। ये आ रहा है 8900। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8900। इधर करूंगा तो 1400 प्लस 300 प्लस 180 यानी 1880 रुपए। क्लियर है? सेम उसी तरह से इसका यहाँ पे करते हैं। तो 2000 प्लस 600 प्लस 3300, तो ये आएगा 5900 रुपए। क्लियर है? यानी और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 14, ये सेम टू सेम है, मतलब यही आएगा 1880 रुपए। फिर भी एक बार कर लेके दिखा देता हूँ। 1400 प्लस 300 प्लस 180 यानी 1880। तीनों का मैंने टोटल कर दिया है। मैंने आपको इसमें क्या समझाया है कि जो टोटल ज्यादा हो वही टोटल आप लिखा करो। क्या कहा मैंने, जो टोटल ज्यादा हो वही टोटल आप लिखा करो। तो ज्यादा कौन सा है, तो 11600, 8000, सॉरी ये अजीब सा 8 है, एक मिनट, 8900 और इधर 5900। इधर भी सेम 11600, 8900 और 5900। इसका मतलब ये है, बाकी की जानकारी जो है वो मिटा सकते हैं, पर हम बाकी का काम कर लेते हैं। तीनों का देखो डिफरेंस इधर ही आ रहा है, इसका इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा और इसका भी इधर आएगा। इसका ऊपर मैंने क्यों लिखा वो मैं आपको समझाता हूँ। इसका हमें क्या करना है, लोन के तौर पे रखना है। सवाल में मेंशन किया था ना कि इसका एक्स्ट्रा पैसा जो कैसे रखना है, लोन के तौर पे। और ये दोनों अभी जिंदा है, मतलब क्लास में ही है, सॉरी क्लास में बोल रहा हूँ, ये लोग अभी साझेदार में ही, इसलिए हम इसका पूंजी क्या करेंगे, लिखेंगे शेष आगे ले गए। क्या लिख देंगे, शेष आगे ले गए। डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो नीचे मैंने लिखा ये टोटल, फर्स्ट बस माइनस कर दो। तो 11600 में से 5240 माइनस कर दो, तो ये आपका कितना आएगा, 6360 रुपए। कितना आएगा, 6360। नहीं रुक जाओ, 11600 ही आ रहा है ना, एक सेकंड। हाँ हाँ भाई ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 11600 में से 5640 माइनस करोगे तो ये आएगा 5960 रुपए। मैंने थोड़ा यहाँ पे देखो 6400 लिखा, मैंने गलत कर दिया था। ठीक है, तो पहला वाला डन, तो इसको हम हटा देते हैं। अब बात करते हैं दूसरा वाला। दूसरा मतलब ये इधर है 8900, तो 8900 में से 1880 माइनस कर दो, तो ये आएगा 7020 रुपए। कितना आएगा, 7020 रुपए। तीसरे वाले का भी सेम, 5009 में से 1880 माइनस कर दो, तो ये आएगा 40000, सॉरी 4020 रुपए। क्लियर है इतना? तीनों का इस तरह से हमारा टोटल आ गया। जब तीनों का टोटल आ गया तो मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा हाईलाइट कर दो। हालांकि मैंने तो, तुम तो इसे गोला सर्कल कर ही देना, मेरे पास फैसिलिटी एक्स्ट्रा है तो मैं एक्स्ट्रा हाईलाइट कर देता हूँ। तुम ये सब चीजें मत करना, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, तुम बस क्या करना, सर्कल कर देना। सर्कल करने का फायदा होगा, एग्जामिनर जो है, जो चेकर होगा ना, उसको क्लियरली दिख जाएगा। ओके चलो, अभी ये मिटा देता हूं मैं, ये जो मैंने नीचे लिखा है ये आप भी मिटा देना। ठीक है, इसलिए मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं मैं कि पेन पेंसिल सब कुछ अपना रखे रहो, कोई चीज मांगने की जरूरत ना पड़े। तो अब हम इन तीनों की एंट्री कर देते हैं। ये लोन खाता है और ये दोनों का शेष आगे ले गए। तो मैंने कहा था ये ऐसे ही नीचे कॉपी होता है सीधा। तो लोन खाता है तो ये कहा जाएगा आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में। सबसे पहले पूंजी लिख लेते हैं। तो पूंजी किसका है, एफ और जी का। एफ का पूंजी है 7020 रुपए और इसका है 4020 रुपए। और उसके बाद ई का लोन क्या है, ई का लोन, और ई का लोन कितना है 5900
60 रुपए है। और इस 7 4 11,040 रुपए, कितना 11,040 रुपए। अब अगला काम क्या है, अगला काम इनका टोटल करना। तो पहले हम दायित्व पक्ष का टोटल कर लेते हैं। तो दायित्व पक्ष का मैं टोटल करने जाता हूँ तो 11,040 प्लस 5,960 प्लस 8,000 प्लस 2,000, यानी कितना आ रहा है 27,000 रुपए। देखा डिफरेंस, अरे टोटल कितना कम आ रहा है 27,000 रुपए। अब उसी तरह से तुम्हें संपत्ति लेना था, 7,000, 2,000, 6,000, 3,000, 7,000 और 2,000, इसका भी कितना आ गया 27,000। और इस तरह से जो है वो हमारा आंसर क्या हो गया, वो डन हो गया। क्लियर है? और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट बहुत छोटा था, बहुत स्वीट था। क्लियर है? फिर भी कोई तकलीफ अगर रहती है किसी को भी, मतलब ऐसा नहीं है, देखो सबका माइंड एक लेवल का नहीं है, मैं मानता हूँ ये बात को, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, मेरा भी ऐसी सिचुएशन है। तो आप करना क्या है भाई, एक दो बार देख लिया करो, दो बार देख लिया करो, फास्ट फॉरवर्ड में एक बार पहले बढ़िया से सुन लो, प्रैक्टिस करो खुद से, कहीं अटके फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया करो। फैसिलिटी है तुम्हारे पास यार, इसी के लिए तुम्हें पता, लोग हजारों रुपए चार्ज करते हैं, आपको शायद पता होगा। अभी नाम मैं नहीं किसी जाइंट का लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे चैनल पे अभी स्टार्ट ही हुआ है तो कोई भी तकलीफ हो जाए। बट मैं कभी आपको बताऊंगा जरूर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका हजारों रुपए लाखों रुपए तक कमाते हैं। एंड डिफरेंट थिंग, वो उनका माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट अलग है। ठीक है? तो जो बच्चे तकलीफ है, दिक्कत है, डेफिनेटली इसका सदुपयोग करें। ठीक है? मैंने कहा ना सदुपयोग करें, उपयोग तो करना है लेकिन सदुपयोग करना है, अच्छा करो कुछ। ओके? अपने दोस्तों को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्लियर है? आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।